Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our last lecture on the topic of bioavailability and physicochemical properties and formulation factors. So formulation factors, what we were discussing, we have already discussed aqueous solution, suspension, capsules forms, hard gelatin capsules, soft gelatin capsules. Now tablets. First we will discuss the uncoated tablet. So when a drug is formulated as a compacted tablet, there is an enormous reduction in the effective surface area of the drug owing to compaction process involved in tablet making. The first point says that कि जब हम टेबलेट बनाते हैं और उसको कॉम्पैक्ट करते हैं पंच और डाई में ले जाके, तो उससे ये होता है कि क्योंकि पहले जो टैबलेट होती है वो ग्रैन्यूल्स या पाउडर फॉर्म में होती है, यानी पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, तो उससे उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन जब हम उसको एक साथ कॉम्पैक्ट कर देते हैं और एडियर कर देते हैं पार्टिकल्स को, तो फिर उनका इफेक्टिव सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और वो टैबलेट्स कॉम्पैक्ट हो जाती हैं. These processes necessitates the addition of the excipients which serve to return the surface area of a drug in its original pre-compacted form. अब अगर ये हम ये चाहते हैं कि टैबलेट ब्रेक हो जीआई फ्लूइड में जाके और फिर तमाम पार्टिकल सेपरेट हो जाएं, फिर उसका सरफेस एरिया दोबारा इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए इसमें कुछ एडिशनल एक्सिपिएंट्स हमें डालने पड़ेंगे. द overall rate of tablet disintegration is influenced by several independent or interdependent factors which include the concentration and type of drug. अच्छा, अब जो टैबलेट जब स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाएगी तो वो डिसइंटीग्रेट होगी. डिसइंटीग्रेशन पर सम फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं किसी ना किसी तरह से. पहली चीज़ तो ये कि उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है और ड्रग की टाइप क्या है, डाइल्यूएंट कौन सा यूज़ किया है, बाइंडर कौन सा यूज़ किया है, और अगर ये जो है हाइड्रोफिलिक हैं या हाइड्रोफोबिक हैं. डेफिनेटली अगर हाइड्रोफोबिक होंगे तो फिर डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन को कम करेंगे. डिसइंटीग्रेंट डाला है, नहीं डाला है, तो डाला है तो कौन सा डाला है, लुब्रिकेंट्स हो गए, वेटिंग एजेंट हो गए, एज वेल एज द कॉम्पैक्शन प्रेशर, और वो कॉम्पैक्शन प्रेशर कितना रखा गया है. क्योंकि कॉम्पैक्शन प्रेशर बढ़ा देंगे तो टैबलेट की हार्डनेस बढ़ जाएगी और फिर उसके डिसइंटीग्रेट होने में प्रॉब्लम होगी. Disintegration of tablet into granules cause a relatively large increase in effective surface area of the drug. तो जब टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है स्टमक में जाके या इंटेस्टाइन में जाके, तो सबसे पहले वो अपने ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है, जिससे उसका सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. एंड द डिसोल्यूशन रेट में बी लिंकेड और लाइकन टू दैट ऑफ कोर्स एग्रीगेटेड सस्पेंशन. और जो रेजोल्यूशन जो होता है वो इनका, क्योंकि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं और ये या तो एग्रीगेट होंगे या डिस्पर्स होंगे और वो एक सस्पेंशन की फॉर्म जो है वो उसमें ले आएंगे. लेकिन अब इन ग्रेन्यूल्स को फर्दर फाइन पार्टिकल्स में भी अगर ये कन्वर्ट हो जाएं तो फिर ये डिसोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट पॉइंट यही है कि फर्दर डिसइंटीग्रेशन ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स इनटू स्मॉल primary drug particles produces a further large increase in surface area and the dissolution rate. और अगर जब ये ग्रेन्यूल से फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर इसका सरफेस एरिया और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका डिसोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा और बायोअवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी. The overall dissolution rate and bioavailability of poorly soluble drug from an uncoated conventional tablet are influenced by many factors associated with formulation and manufacture of this type dosage form, and these include. तो अब ओवरऑल डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल टैबलेट्स यानी अनकोटेड टैबलेट्स जो हैं कन्वेंशनल, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे और डिसोल्यूशन पे, वो यहाँ है. नंबर 1, द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिबरेटेड ड्रग, कि वो खुद कैसी है ड्रग. जीआई फ्लूइड में वो वेट होती है, यानी वेटेबिलिटी है उसकी, यानी वाटर सॉल्युबिलिटी है या नहीं है, सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ हो रहा है डिसोल्यूशन के लिए, उसकी क्रिस्टल फॉर्म कौन सी है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या मेटास्टेबल है और या फिर एमॉर्फस फॉर्म है, और वो वहाँ पर केमिकली स्टेबल है या नहीं है. ये तमाम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है. इसके अलावा द नेचर एंड क्वान्टिटी ऑफ द डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट एंड एनी वेटिंग एजेंट. तो इसके अलावा कि जो हमने डाइल्यूएंट डाला है, डाइल्यूएंट आमतौर पे जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो जो है टैबलेट में जो है वो की डिसोल्यूशन को कम करते हैं.
बाइंडर जो होते हैं वो टैबलेट को बाइंड करते हैं, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। अगर ज़्यादा बाइंडर डाल दिया तो फिर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी टैबलेट, तो जब डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो डिसोल्यूशन भी नहीं होगा। डिसइंटीग्रेंट कितना डाला है, क्या वो काफ़ी है डिसइंटीग्रेट करने के लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लुब्रिकेंट भी जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं, वेटिंग एजेंट डाला है नहीं डाला है, जैसे सॉर्बिटॉल वगैरह है वो वेटिंग एजेंट के तौर पर डाले जाते हैं। इसके अलावा ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बन रहा जिसकी वजह से ड्रग का डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा क्या है, द साइज़ ऑफ द ग्रैन्यूल्स एंड देयर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। ग्रैन्यूल्स बहुत बड़े साइज़ के हो जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो है वो, और बहुत हार्ड ग्रैन्यूल बना दिए तो फिर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे और डिज़ोल्व नहीं होंगे। द कॉम्पैक्शन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ कॉम्पैक्शन यूज इन टैबलेटिंग। कॉम्पैक्शन प्रेशर हाई रखेंगे तो टैबलेट बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी, यानी हार्ड हो जाएगी, फिर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। स्पीड ऑफ कॉम्पैक्शन बढ़ा देंगे तो टैबलेट बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और वो पेशेंट के पास पहुंचने से पहले ही ब्रेक हो जाएगी और पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है। इसके अलावा द स्टोरेज कंडीशन एंड एज ऑफ द टैबलेट, यानी मॉइस्चर क्वांटिटी ऑप्टिमम रहे उसमें टैबलेट में, ताकि वो यानी जो है वो अपनी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है यानी टैबलेट उसमें भी रहे, यानी पाउडर में फॉर्म में कन्वर्ट ना हो स्ट्रिप पैकिंग में या ब्लिस्टर पैकिंग में या बॉटल पैकिंग में, और जो है इतनी हार्ड ना हो जाए कि जो है वो फिर डिसइंटीग्रेट ना हो। तो ये अनकोटेड टैबलेट्स थी। नाउ कोटेड टैबलेट, द प्रेजेंस ऑफ ए कोटिंग प्रेजेंट ए फिजिकल बैरियर बिटवीन द टैबलेट कोर एंड जीआई फ्लूइड। अब यहाँ पे क्योंकि कोटिंग होती है तो वो एक बैरियर के तौर पर काम करती है बिटवीन टैबलेट एंड जीआई फ्लूइड, क्योंकि वो उसके बीच में एक लेयर है जो जीआई फ्लूइड और टैबलेट का जो इनर साइड है, जो कि जिसमें ड्रग मौजूद है यानी एपीआई मौजूद है, एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, उनके दरमियान जो है वो एक बैरियर के तौर पर ये कोटिंग मौजूद है। Coated tablets before not only possess all the potential bioavailability problems associated with uncoated conventional tablets but are also subject to additional problem of being surrounded by physical layer। ये जो coated tablets हैं इसकी जो potential issues हैं बायो अवेलेबिलिटी के हवाले से वो तमाम वो तो मौजूद ही हैं जो कि अनकोटेड टैबलेट के होते हैं, जो कि हम यहाँ पिछली स्लाइड पे देख चुके हैं कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट एंड वेटिंग एजेंट, ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, साइज ऑफ द ग्रैन्यूल, कॉम्पैक्शन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ कॉम्पैक्शन एंड स्टोरेज एंड एज ऑफ टैबलेट। तो ये वाले फैक्टर तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक और एडिशनल प्रॉब्लम क्या है जो उसके सराउंडिंग में फिजिकल बैरियर यानी कोटिंग लेयर है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि यह टैबलेट की डिसोल्यूशन और बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो। द कोटिंग मस्ट डिजॉल्व और बी डिसरप्टेड बिफोर दीज ड्रग रिलीज प्रोसेसेस कैन बिगिन फ्रॉम द टैबलेट। तो ये जो इसकी कोटिंग है मस्ट डिजॉल्व एंड रिमूव फ्रॉम द टैबलेट। द फिजिको-केमिकल नेचर एंड थिकनेस ऑफ द कोटिंग कैन दस इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली ए ड्रग इज रिलीज फ्रॉम द टैबलेट। अब जो कोटिंग मटेरियल है उसकी फिजिको-केमिकल नेचर और उसकी थिकनेस, डेफिनेटली फिजिको-केमिकल नेचर अगर ऐसी होगी कि लाइक वो हाइड्रोफिलिक नहीं है तो फिर वो मुश्किल से जो है वो उसकी जो कोटिंग होगी वो रिमूव होगी, और अगर वो हाइड्रोफिलिक होगी तो बहुत तेज़ी से जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से थिकनेस, जितनी थिक कोटिंग होगी उतना ही देर से ड्रग अंदर से फिर रिलीज़ होगी, और जितनी थिन कोटिंग होगी तो वो कोटिंग जल्दी रिमूव हो जाएगी और अंदर से ड्रग जो है वो क्विकली रिलीज हो जाएगी। In the process of sugar coating, the tablet core is usually sealed with thin continuous film of poorly water soluble polymers such as shellac और सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। जब शुगर कोटिंग की जाती है तो उसमें टैबलेट के ऊपर एक और छोटी सी फिल्म कोटिंग की जाती है जो कि पुअरली वाटर सॉल्युबल पॉलीमर की होती है, और वो पॉलीमर कौन सा यूज़ होता है, शीलाक या सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। This sealing coat serve to protect the tablet core and its content from aqueous fluid used in the subsequent steps of the sugar coating process। और ये जो शीलाक की कोटिंग जो है वो पुअरली सॉल्युबल कोटिंग इसलिए की जाती है कि जो शुगर कोटिंग मटेरियल होता है उसमें वाटर होता है, ताकि वो वाटर जो है टैबलेट को जो है वो उसको जो है वो डैमेज ना कर दे, और उसकी वजह से टैबलेट जो है वो मॉइस्चर ज़्यादा ना रिटेन कर ले और उससे फिर हाइड्रोलिसिस ना हो जाए टैबलेट का में एक्टिव इंग्रेडिएंट का, जिसकी वजह से ये कोटिंग करने की ज़रूरत एक छोटे से पुअर फिल्म कोटिंग की शुगर कोटिंग से पहले ज़रूरत पड़ती है।
The presence of this water impermeable sealing coat can potentially retard drug release from sugar coated tablet. अब प्रॉब्लम ये है कि शुगर कोटेड जो सब्सटेंस होगा वो तो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी जीआई फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ये जो हमने फिल्म चढ़ा दी है, पुअरली वाटर सॉल्युबल फिल्म जो शीलाक की जो कोटिंग कर दी है, ये सीलिंग कोट जो है ये प्रॉब्लम करेगी ड्रग के रिलीज़ को, क्योंकि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर है। इन व्यू ऑफ दिस पोटेंशियल प्रॉब्लम, अब इस पोटेंशियल प्रॉब्लम को सामने रखते एनिलिंग एजेंट सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और कैल्शियम कार्बोनेट which do not substantially reduce the water impermeability of the sealing coat during sugar coating, but which dissolve readily in the gastric fluid, may be added to the sealer coat to reduce the barrier effect and to aid रैपिड ड्रग रिलीज। तो हम क्या करते हैं कि इसमें फिर वेटर ये जो जब हम शीलाक को की कोटिंग करने लगते हैं तो इसमें एनिलिंग एजेंट जो के तौर पर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं। उससे ये होता है कि फिर इसकी वाटर जो है सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी वाटर पेनिट्रेशन बढ़ जाती है, और फिर ये गैस्ट्रिक फ्लूइड में रेडियली डिसॉल्व हो जाती है। तो फिर वो जो प्रॉब्लम आ रहा था कि शीलाक की वजह से जो एक बैरियर के तौर पर काम कर रहा था ड्रग रिलीज़ में, अब वो ड्रग रिलीज का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा जस्ट बाय एडिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या कैल्शियम कार्बोनेट विथ शीलाक। द फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट कोर, अब फिल्म कोटिंग की, शुगर कोटिंग के बाद हम आ गए फिल्म कोटिंग पे। द फिल्म कोटिंग ऑफ ए टैबलेट कोर बाय ए थिन फिल्म ऑफ वाटर soluble polymers such as hydroxypropyl methyl cellulose should have no significant effect on the rate of disintegration of tablet and subsequent drug dissolution। अब क्योंकि फिल्म कोटिंग में जो हम पॉलीमर जो है वो टैबलेट के ऊपर जो है वो कोर के ऊपर चढ़ा रहे हैं वो है वाटर सॉल्युबल पॉलीमर लाइक हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। तो डेफिनेटली क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए ये इजीली रिमूव हो जाता है, टैबलेट इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और फिर डिज़ोल्व होने के बाद एब्जॉर्ब भी रेडिली हो जाती है। ये जो फिल्म कोटिंग सब्सटेंस है डिज़ोल्व रैपिडली and independently of the pH of GI fluid. However, if hydrophobic water insoluble film coating material such as ethyl cellulose or acrylic resins are used, then resulting film coat act as a barrier which delays or reduce the rate of drug release। लेकिन अगर यही फिल्म कोटिंग में हम ऐसा पॉलीमर यूज़ कर लें जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है लाइक इथाइल सेल्यूलोज या एक्राइलिक रेजिन्स, तो फिर ये क्या करेगा, ये एक बैरियर के तौर पर काम करेगा और इसकी वजह से डिले होगा और रिड्यूस होगा रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द कोर ऑफ द टैबलेट। इसके बाद हम आते हैं गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट, जिसको एंटेरिक कोटेड टैबलेट भी कहते हैं। द यूज ऑफ बैरियर कोटिंग टू कंट्रोल द साइट ऑफ रिलीज ऑफ एन ओरली एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट फॉर्मरली नोन एज एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, जिनको पहले एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स कहा जाता था। तो ये अब गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट कहलाई जाती है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये स्टमक में रिलीज ना हो। A gastro-resistant coat is designed to resist the low pH of gastric fluid but to be disrupted or dissolved when the tablet enter the higher pH of the duodenum। यानी इसके ऊपर ये जो एंटेरिक कोटिंग होती है या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग होती है, ये पॉलीमर जो है ये इस तरह का पॉलीमर है कि लो पीएच यानी एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक में ये रिमूव नहीं होता और टैबलेट अंदर से जो है वो रिलीज़ नहीं होती। लेकिन जब ये अल्कलाइन पीएच में जाता है, हायर पीएच ऑफ ड्यूडेनम पे पहुंचता है, तो फिर वहाँ पर ये इसका जो कोटिंग मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है और अंदर से ड्रग रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि हम चाह ही ये रहे थे कि ये ड्रग जो है वो ड्यूडेनम में जाके रिलीज़ हो, स्टमक में रिलीज़ ना हो। उसकी वजह क्या है कि या तो ये ड्रग स्टमक की एपिथेलियल वॉल को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर ये रीज़न है कि ड्रग जो है वो स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो सकती है। अच्छा, पॉलीमर्स कौन से यूज़ होते हैं गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट्स में? पॉलीमर्स सच एज सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज थैलेट and some copolymers of methacrylic acids and their esters and polyvinyl acetate phthalate can be used as gastro resistant coating। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉलीमर इस पर्पस के लिए गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट में कोटिंग के लिए यूज़ होते हैं। Such delayed release provide a means of protecting the drugs which would otherwise be destroyed। जैसा मैंने बताया कि ये डिले रिलीज़ कराने का मकसद ही यही है कि ताकि ड्रग को प्रोटेक्ट किया जाए,
स्टमक में, क्योंकि अदरवाइज ड्रग जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक में। देयरफॉर जब उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो, और उस वजह से हम चाहते हैं कि वो ड्यूडेनम में ड्रग जाके रिलीज़ हो जहाँ वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उस पीएच पर ड्यूडेनम की डिस्ट्रॉय नहीं होगी। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्टमक अगेंस्ट द ड्रग which can cause nausea or mucosal irritation, for example एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन if released at this site। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि कोटिंग का, इस कोटिंग का एक पर्पज़ ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा ड्रग जो है वो म्यूकोजल वॉल ऑफ स्टमक को डैमेज कर सकती हैं, लाइक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंक्लूडिंग एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन। तो स्टमक वॉल को भी बचाने के लिए हम ये कोटिंग करते हैं ताकि जो है वो इस तरह की कोटिंग में वो ड्यूडेनम में आ जाए, फिर वहाँ पर ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं करेगी। द डिलेड रिलीज ऑफ द ड्रग ऑल्सो रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट डिले इन ऑनसेट ऑफ द थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। हाँ, ये ज़रूर होता है कि क्योंकि ड्रग जो है स्टमक में रिलीज़ नहीं होती, वो इंटेस्टाइन तक यानी उसको ड्यूडेनम तक पहुँचने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो ऑनसेट होता है और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी डिलेड हो जाता है। The formulation of gastro-resistant product in the form of small individually coated granules or pellets contained in a rapidly dissolving capsule or rapidly disintegrating tablet largely eliminates the dependency of this type of dosage form on the all or nothing gastric emptying process associated with intact or gastro-resistant tablet। अच्छा, अब एक और टेक्निक आजमाई गई। वो टेक्निक ये की गई कि जो टैबलेट्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनको हम पैलेट्स भी कहते हैं, उनके ऊपर गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग कर दी गई। लाइक फॉर एग्जांपल ओमिप्राजोल के ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि कैप्सूल के अंदर पैक कर दिए जाते हैं। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि ये ग्रैन्यूल्स जो है बड़ी तेज़ी से ड्यूडेनम तक पहुंच जाते हैं, यानी स्टमक से जल्दी क्रॉस करके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं ड्यूडेनम में, और फिर वहाँ जाके इनका कोटिंग जो होती है वो रिमूव होती है और अंदर से ड्रग रिलीज़ होके तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो काफ़ी हद तक इससे ऑनसेट जो होता है वो क्विक हो जाता है। क्योंकि टैबलेट में ये होता है कि टैबलेट जो होगी वो जब तक उसकी एंटेरिक कोटेड टैबलेट, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है तो फिर उसको वो स्टमक में ज़्यादा देर रोकती है, क्योंकि टैबलेट का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है। तो वो जो होती है काफ़ी देर से स्टमक को क्रॉस करके, यानी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट की बेस पे वो काफ़ी डिले करके जो है वो पहुंचती है ड्यूडेनम में। तो फिर उससे क्या होता है, जब वो देर से पहुंचेगी इस ड्यूडेनम में टैबलेट, तो फिर क्या होगा कि फिर टैबलेट वहाँ जाके उसका एंटी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कोटिंग रिलीज़ होगी, फिर वो उसमें वो डिज़ोल्व होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिज़ोल्व होगी ड्रग, और फिर जाके वो एब्जॉर्ब होगी, तो उसका ऑनसेट डिले हो जाएगा। तो इसको काफ़ी हद तक इस तरह से पैलेट या ग्रैन्यूल को कोटेड करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है। अब जैसे ये मोनोलिथ टैबलेट है, ये टैबलेट होती है और लार्ज साइज़ की होती है, एंटेरिक कोटेड होती है, तो बड़ी देर से जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचती है, और फिर वहाँ जाके इसकी जो एंटेरिक कोटिंग जो होती है वो रिमूव होती है, कोटिंग रिमूव होती है, फिर ड्रग डिसइंटीग्रेट होती है, फिर रिलीज़ होती है, डिज़ोल्व होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। प्रोवाइडेड द कोटेड ग्रैन्यूल्स और पैलेट्स आर सफिशेंटली स्मॉल। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये ग्रैन्यूल्स या पैलेट जो हों इनका साइज़ छोटा हो, और साइज़ कितना हो, अराउंड 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। दे विल बी एबल टू एग्जिट फ्रॉम द स्टमक विथ लिक्विड्स, और तेज़ी से ये स्टमक से लिक्विड के साथ निकल के इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, तो ये डिले नहीं होगा। हैंस गैस्ट्रो रेजिस्टेंट ग्रैन्यूल्स एंड पैलेट्स एग्जिबिट ए ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस रिलीज फ्रॉम द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम। तो इस तरीके से वो ग्रेजुअली जो होंगे वो स्टमक से इंटेस्टाइन में आ जाएंगे ड्यूडेनम में, और वहाँ से फिर एब्जॉर्ब होके अपना ऑनसेट जो है वो यानी थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। दिस टाइप of release also avoid the complete dose of the drug being released in the duodenum as occur with the gastro-resistant tablet। अच्छा, इससे एक फ़ायदा और होगा कि टैबलेट आएगी तो उसकी वहाँ पे यानी एंटेरिक कोटेड टैबलेट या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट अगर ड्यूडेनम में आएगी तो वहाँ के पीएच पे फ़ौरन उसका जो कोटिंग मटेरियल होगा वो रिमूव होगा, फिर अंदर से ड्रग रिलीज़ होगी और तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उससे ड्रग की कंसनट्रेशन एकदम पीक पे पहुंच जाएगी, और वो पीक कंसंट्रेशन हो सकता है टॉक्सिसिटी कॉज करे। जबकि इसमें ये जो पैलेट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टमक से आते चले जा रहे हैं, रिलीज़ होते जा रहे हैं ड्यूडेनम में और डिज़ोल्व होते जा रहे हैं, और एक सस्टेन जो होगी वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, एक थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन मेंटेन
कर रहे हैं, तो इससे टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। नाउ इसको डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिपिएंट्स फॉर कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। एक्सिपिएंट्स का क्या इम्पैक्ट आता है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पे। Excipients are added to the formulation to facilitate the preparation, patient acceptability and functioning of the dosage form as a drug delivery system। यानी ये जो एक्सीपियंट्स क्यों डाले जाते हैं, क्या ताकि ये पूरा जो ड्रग है वो एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम बने, जिसमें टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन में उसको को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, वो फंक्शनिंग सही तरह से करे जो भी डोजेज फॉर्म है, इसलिए ये एक्सीपियंट्स डाले जाते हैं। वो एक्सीपियंट्स क्या क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, डाइल्यूएंट्स, लुब्रिकेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, एमल्सिफाइंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स एंड केमिकल स्टेबलाइजर्स। ऐसा नहीं होता कि ये सारे एक्सीपियंट्स एक ही डोजेज फॉर्म में डालते हैं, बल्कि डिफरेंट फॉर्मुलेशन की ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंशन में डलेगा, एमल्सिफाइंग एजेंट एमल्शंस में डलेंगे, डाइल्यूएंट लुब्रिकेंट्स हम टैबलेट में यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स में यूज़ करते हैं। Although historically excipients were considered to be inert in that they themselves should not have any therapeutic or biologic action। हिस्टोरिकली एक्सीपियंट्स को ये कंसिडर किया जाता है कि ये इनर्ट होते हैं और इनका कोई थेराप्यूटिक या बायोलॉजिक एक्शन बॉडी में नहीं होता, लेकिन दे कैन मॉडिफाई द बायोलॉजिक एक्शन ऑफ द ड्रग। ये ज़रूर है कि ये जो ड्रग है उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं। They are now regarded as having the ability to influence the rate and or extent of absorption of the drug। यानी ये जो एक्सीपियंट्स हैं ड्रग के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर, यानी बायोअवेलेबिलिटी पर किसी ना किसी फॉर्म में असरअंदाज हो सकते हैं। यानी ठीक है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स तो नहीं है इनका, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर ये असरअंदाज हो सकते हैं। जब बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट को भी ऑल्टर कर सकते हैं। अब डाइल्यूएंट को देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंस दैट एक्सिपिएंट एम्प्लॉय एज डाइल्यूएंट्स कैन हैव इफेक्ट ऑन द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन द इंसिडेंसेस ऑफ फेनिटॉइन इंटॉक्सिकेशन। यानी फेनिटॉइन की टॉक्सिसिटी हो गई डाइल्यूएंट की वजह से, which occur in epileptic patient in Australia as a consequence of diluent in sodium phenytoin capsule। यानी उसमें डाइल्यूएंट जो हमने डाला था सोडियम फेनिटॉइन कैप्सूल में, उसमें ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि वो जो एपिलेप्सी के पेशेंट जो फेनिटॉइन ले रहे थे उनको टॉक्सिसिटी हो गई। मैनी एपिलेप्टिक पेशेंट्स who had been previously stabilized with sodium phenytoin capsule containing calcium sulfate dihydrate as the diluent develop clinical feature of phenytoin overdose when given sodium phenytoin capsule containing lactose as the diluent। यानी even though the quantity of the drug in each capsule formulation was identical। यानी this point says that कि epilepsy के patient जो पहले ले रहे थे सोडियम फेनिटॉइन कैप्सूल और उसके अंदर जो डाइल्यूएंट यूज़ किया गया था वो था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। फिर उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है वो ये वाला कैप्सूल मिल नहीं रहा होगा, तो उसके बाद जो डॉक्टर ने उसकी जो कैप्सूल जो था वो चेंज कर दिया, किसी दूसरी ब्रांड का कैप्सूल ले लिया और उसमें फेनिटॉइन सोडियम की डोज सेम थी, लेकिन उसमें डाइल्यूएंट दूसरा था। और डाइल्यूएंट कौन सा था? लैक्टोज। अब लैक्टोज की वजह से यही डोज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ गई। तो इससे ये पता चला कि ये यानी सिर्फ डाइल्यूएंट चेंज करने से ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि इट वॉज लेटर शोन दैट द एक्सिपिएंट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर decreasing the gastrointestinal absorption of phenytoin, possibly because part of administered dose of drug form a poorly absorbable कैल्शियम फेनिटॉइन कॉम्प्लेक्स। यानी इसका मतलब ये था कि लैक्टोज के साथ तो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई फेनिटॉइन, इसका मतलब है लैक्टोज के साथ तकरीबन 100% ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो गई और नियरली 100%। लेकिन जब हमने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यूज़ किया था तो सोडियम फेनिटॉइन की एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो गई, शायद कैल्शियम की से फेनिटॉइन का कोई कॉम्प्लेक्स बन गया होगा जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो गई होगी। तो ये डाइल्यूएंट का इस तरह से इफेक्ट आता है। सरफेक्टेंट पे बात करें हम, सरफेक्टेंट्स आर ऑफन यूज इन डोजेज फॉर्म एज emulsifying agents, solubilizing agents, suspension
स्टेबलाइजर यानी सस्पेंडिंग एजेंट और वेटिंग एजेंट यानी सर्फेक्टेंट्स के ये सारे पर्पस है, इमल्सिफायर, सॉल्युबलाइजर, सस्पेंडिंग एजेंट एंड वेटिंग एजेंट. सर्फेक्टेंट्स इन जनरल कैन नॉट बी अज्यूम टू बी इनर्ट, यानी अज्यूम ये किया जाता है कि इनर्ट नहीं है, एज दे हैव बीन शोन टू बी कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और एक्सर्टिंग नो इफेक्ट ऑन द ट्रांसफर ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. यानी अज्यूम ये किया जाता है कि ये ड्रग की जो ट्रांसफ़र है यानी पैसिव डिफ्यूजन है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और कुछ केस में नो इफेक्ट. इनिबिशन ऑफ ऑब्जॉर्प्शन में अकर, यानी एब्जॉर्प्शन कम हुई एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सर्फेक्टेंट माइसील्स. अगर ड्रग जो है सर्फेक्टेंट माइसील में जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई तो इस केस में देखा गया कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो थी वो इनहिबिट हो गई. इफ सच सर्फेक्टेंट माइसील आर नॉट एब्जॉर्ब, यानी ये कब एब्जॉर्ब नहीं हो, अगर माइसील एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, which appear usually to be the case, then solubilization of a drug may result in reduction of the concentration of free drug in solution and the gastrointestinal fluid that is available for absorption. यानी अगर कोई ड्रग है जो उसकी पार्टीशनिंग हुई सर्फेक्टेंट में, यानी कुछ सर्फेक्टेंट के माइसील के साथ ड्रग जो थी वो डिज़ोल्व हो गई और कुछ वाटर सॉल्युबल हुई, तो लेकिन ये माइसील ऐसा था जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकता था, तो फिर वो ड्रग जो कि सर्फेक्टेंट माइसील के साथ थी वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, जो वाटर के साथ थी वो एब्जॉर्ब हो गई और फिर जो ड्रग की कंसनट्रेशन पहुंची ब्लड में वो कम हुई, जिसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो गई. कन्वर्सली, यानी इसके बरक्स, इन द केस ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हुज एब्जॉर्प्शन इज डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड, द इंक्रीज इन सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी of the drug by solubilization in surfactant micelles could result in more rapid onset of dissolution and hence absorption. अच्छा, इसके बरक्स हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऐसा सर्फेक्टेंट यूज़ करें जो खुद भी डिज़ोल्व, जिसके अंदर ड्रग अगर डिज़ोल्व हो जाए और वो इस तरह का माइसील बना ले कि जो कि फैट एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए तेज़ी से एब्जॉर्ब हो सकता है, तो फिर ये ड्रग तेज़ी से इसमें डिज़ोल्व भी हो जाएगी और एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. The release of poorly soluble drug from tablets and capsule may be increased by the inclusion of surfactant in their formulation. तो poorly soluble drugs और tablets जो हैं और कैप्सूल जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है by inclusion of the surfactant in their formulation. The ability of a surfactant to reduce the solid liquid interface tension विल परमिट द GI फ्लूइड टू वेट द सॉलिड, और इसी की वजह से जो GI फ्लूइड जो होगा वो सॉलिड को यानी वेटिंग इफेक्ट डालेगा, कि हमने ये भी बात की थी ना कि एज ए वेटिंग एजेंट के तौर पर भी ये सर्फेक्टेंट यूज़ होते हैं. तो उससे क्या होगा कि सॉलिड एजेंट जो होगा वो वेट होगा एंड दस इनेबल टू कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद द वाटर, यानी सॉलिड डोजेज फॉर्म के साथ वाटर इन कॉन्टैक्ट में आएगा और उसका डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा. It is interesting to note that the enhanced GI absorption of phenacetin in human resulting from the addition of polysorbate 80 to an aqueous suspension of this drug was attributed to surfactant prevent aggregation and thus increasing the effective surface area and dissolution rate of drug particle in GI fluid. तो phenacetin उसमें polysorbate 80 डाला गया एज ए वेटिंग एजेंट. उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो phenacetin के पार्टिकल जो थे जो आपस में एग्रीगेट हो रहे थे तो वो दूर दूर हो गए, वाटर मॉलिक्यूल बीच में आ गया, उससे उसके पार्टिकल जब दूर दूर हो गए तो उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया फेनासिटेन का और उसका डिसोल्यूशन बढ़ गया और एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो गई जस्ट बाय एडिंग पॉलीसॉर्बेट 80 एज वेटिंग एजेंट और सर्फेक्टेंट. लुब्रिकेंट्स की अगर हम बात करें, बोथ टैबलेट्स एंड कैप्सूल रिक्वायर लुब्रिकेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन देयर फॉर्मुलेशन. क्यों? टू रिड्यूस द फ्रैक्शन बिटवीन द पाउडर एंड द मेटल सर्फेसेस ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चर. क्योंकि जो टैबलेट फिलिंग मशीन होती है और कैप्सूल फिलिंग मशीन होती है, टैबलेटिंग मशीन होती है, उस पर मेटल होते हैं, उसमें हॉपर होता है, उसमें पाउडर जो है उसकी सरफेस से चिपक सकता है, पाउडर पार्टिकल्स आपस में चिपक सकते हैं, तो उनके दरमियान उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये लुब्रिकेंट ऐड किया जाता है. बट लुब्रिकेंट्स का प्रॉब्लम क्या है? यूजुअली दे आर हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर को लविंग नहीं होते. मैग्नीशियम स्टेरेट इज कॉमनली इंक्लूडेड एज ए लुब्रिकेंट during tablet compaction and capsule filling operations. If hydrophobic nature often retard liquid penetration into capsule ingredients, so
आफ्टर द शेल हैज़ डिज़ोल्व इन द GI फ्लूइड। अब क्या होगा कि कैप्सूल का शेल डिज़ोल्व हो जाए या टैबलेट में भी अगर ये हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट ऐड किया जाए तो फिर जो होगा डेफिनेटली इस हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से उसमें वाटर पेनिट्रेट नहीं करेगा। जब वाटर पेनिट्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन इन द डिसोल्यूशन रेट will be observed when the magnesium stearate is included in the tablet। अब क्योंकि मैग्नीशियम स्टेरेट हाइड्रोफोबिक है तो उसकी वजह से, क्योंकि अब वो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से उस चाहे वो पाउडर हो कैप्सूल के या फिर टैबलेट हो, वो उसका डिसोल्यूशन पुअर हो जाएगा। These effects can be overcome by the simultaneous addition of the wetting agent। अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, ऐड कर दें वेटिंग एजेंट और या फिर वाटर सॉल्युबल सर्फेक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट लाइक स्टेरिक एसिड और स्टेरिक एसिड और डिक्रीज मैग्नीशियम स्टेरेट कंटेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। या तो ये हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट स्टेरिक एसिड यूज़ करें या फिर मैग्नीशियम स्टेरेट को के साथ जो है वो हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट यूज़ कर रहे हैं तो मैग्नीशियम स्टेरेट की क्वांटिटी को कम कर दें। तो इस तरीके से जो है हम ये प्रोसेस को कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेंट की हम बात करें, इसका भी एक इम्पैक्ट होता है। ए टैबलेट दैट फेल्स टू डिसइंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट स्लोली may result in incomplete absorption और delay in onset of action। टैबलेट्स ले रहे हैं हम, कैप्सूल ले रहे हैं, टैबलेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं, तो उसमें ये कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, फिर डिज़ोल्व होना चाहिए, फिर एब्जॉर्ब होना चाहिए, फिर बायो अवेलेबल। लेकिन अगर वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होती या बहुत स्लोली डिसइंटीग्रेट हो रही है तो फिर स्लोली डिज़ोल्व होगी, स्लोली एब्जॉर्ब होगी और उसका onset ऑफ एक्शन भी डिले हो जाएगा। द कॉम्पैक्शन फोर्स यूज इन टैबलेट मैन्युफैक्चर कैन अफेक्ट डिसइंटीग्रेशन। जैसे मैंने बताया था, कॉम्पैक्शन फोर्स हाई होगी तो डिसइंटीग्रेशन कम हो जाएगी, यानी टैबलेट हार्ड हो जाएगी। यही पॉइंट आगे है, द हाइयर द फोर्स द लॉन्गर द डिसइंटीग्रेशन टाइम, यानी आसानी से टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। ए क्लासिक एग्जाम्पल इज द टॉलब्यूटामाइड वेयर टू फॉर्मुलेशंस, द कमर्शियल प्रोडक्ट and the same formulation but containing the half amount of the disintegrant were administered to healthy volunteer। तो टॉलब्यूटामाइड की दो प्रिपरेशन बनाई गई, एक में जो था डिसइंटीग्रेंट जो था फुल क्वांटिटी में डाला गया और दूसरी में जो डिसइंटीग्रेंट था वो हाफ अमाउंट में डाला गया और ये हेल्दी वॉलंटियर्स को खिलाई गई। बोथ टैबलेट्स डिसइंटीग्रेटेड इन विट्रो विद इन 10 मिनट्स मीटिंग फार्माकोपिया स्पेसिफिकेशन। अब दोनों टैबलेट थी इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट में तो 10 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो रही थी, बट द कमर्शियल टैबलेट हैड ए सिग्निफिकेंटली ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी एंड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। लेकिन जो कमर्शियल टैबलेट थी जिसमें डिसइंटीग्रेंट फुल क्वांटिटी में मौजूद था उसकी में की बायो अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली हायर थी और हाइपोग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स भी क्विक था कंपेयर टू दैट वन जिसमें हमने डिसइंटीग्रेंट की क्वांटिटी कम डाली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन वीवो जो है वो बायो अवेलेबिलिटी हाफ अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेंट से कम हो रही है, यानी इसका मतलब हुआ कि इन वीवो यानी बॉडी में जाके वो जिसमें हाफ अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेंट था वो टैबलेट देर से डिसइंटीग्रेट हुई होगी, देर से एब्जॉर्ब हुई होगी, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी पुअर होगी। विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट की बात करें, viscosity enhancing agents are often employed in formulation of liquid dosage form for oral use in order to control properties such as palatability, ease of pouring and in case of suspension the rate of sedimentation of the dispersed particle। अब ये जो viscosity enhancing agent हम क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म में, पहली चीज़ पैलेटेबिलिटी यानी उसका टेस्ट, अपीयरेंस और स्मेल को कंट्रोल करने के लिए, ईज़ ऑफ पोरिंग यानी चम्मच में डालने के लिए, सस्पेंशन में पार्टिकल को सस्पेंड रखने के लिए। लेकिन विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स आर ऑफन हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स। अब ये आमतौर पे हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स होते हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पहला तो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन ए ड्रग एंड हाइड्रोफिलिक पॉलीमर could reduce the concentration of a drug in solution that is available for absorption। अब ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी चीलेट बन जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विस्कस सोल्यूशन और सस्पेंशन में प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट। और ये जो विस्कस सोल्यूशन या सस्पेंशन होता है ये जीआई फ्लूइड की भी विस्कोसिटी बढ़ा देता है।
इन टर्न, जिसके नतीजे में क्या होता है, दिस कुड लीड टू डिक्रीज इन डिसोल्यूशन रेट, जिसके नतीजे में डिसोल्यूशन भी कम हो जाता है, एंड डिक्रीज इन द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड टूवर्ड्स द एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन, और फिर वो ड्रग के जो पार्टिकल होते हैं वो एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आते, जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती और बायो अवेलेबिलिटी पुअर हो जाती है। तो इस वजह से विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट जो है वो बायो अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। नाउ ये जो है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये नेक्स्ट चैप्टर के बिल्कुल एंड में है, यानी ये जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इसके जो अगला चैप्टर आता है ऑल्टन का, उसके बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बायोफार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ वाई इट इज़ कवर्ड इन दिस subject. So biopharmaceutical classification system classify drug into 4 classes according to their dose, their aqueous solubility across the gastrointestinal pH range, and permeability across the gastrointestinal mucosa. The 4 classes are defined in terms of high and low aqueous solubility and high and low permeability through GI membrane. क्लास 1 में कौन सी ड्रग आती हैं? क्लास 1 में वो ड्रग हैं जिनकी हाई सॉल्युबिलिटी है, यानी डिसोल्यूशन रेट हाई है, और हाई परमेबिलिटी है, यानी इजीली दे कैन क्रॉस जीआई मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। क्लास 2 में वो ड्रग हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी लो है, यानी डिसोल्यूशन रेट पुअर है, बट दे हैव हाई परमेबिलिटी, दे कैन इजीली क्रॉस द जीआई मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल कीटोप्रोफिन जो कि एनसेड है, एंड कार्बामेजिपिन जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। क्लास 3 में कौन सी ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी तो हाई है, यानी डिसोल्यूशन फास्ट होता है, लेकिन परमिएबिलिटी लो है, यानी इट कैन नॉट इजीली क्रॉस द जीआई मेम्ब्रेन। ड्रग की एग्जांपल रेनिटिडीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर। क्लास 4 में वो ड्रग हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी भी लो है, यानी रिजोल्यूशन भी लो है, परमिएबिलिटी भी लो है, यानी दे कैन नॉट इजीली क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ड्रग जो कि डायूरेटिक है, एंड फ्यूरिसेमाइड जो कि लूप डायूरेटिक है। ए ड्रग कंसिडर, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है कि किस ड्रग को हम हाईली सॉल्युबल या पुअरली सॉल्युबल कहेंगे या लो सॉल्युबल कहेंगे, और किस ड्रग को हाई परमिएबल और लो परमिएबल कहेंगे। वो डेफिनेशन ये है, ए ड्रग इज कंसिडर टू बी हाईली सॉल्युबल, यानी हाईली सॉल्युबल हम उसको कहेंगे, यानी हाई सॉल्युबिलिटी व्हेन द हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, यानी हाईएस्ट डोज ली दैट इज सॉल्युबल इन 250 ml ऑफ वाटर और लेस, या इससे थोड़े से कम पानी में, ओवर द pH रेंज फ्रॉम 1 to 8, यानी pH 1 से 8 तक अराउंड 250 ml वाटर में उसकी हाईएस्ट डोज ऑफ ड्रग अगर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए तो इसका मतलब है ड्रग की सॉल्युबिलिटी हाई है। ये वॉल्यूम इतना क्यों लिया गया? द वॉल्यूम इज ड्राइव फ्रॉम द मिनिमम वॉल्यूम एक्सपेक्टेड इन द स्टमक व्हेन डोजेज फॉर्म इज टेकन विद द फास्टेड स्टेट इन ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि जो एक ग्लास ऑफ पानी होता है उसमें तकरीबन इतना पानी होता है, एक ग्लास ऑफ वाटर जो होता है उसमें इतना पानी होता है 250 ml के करीब। इस वजह से इतनी क्वांटिटी में जो ड्रग की हाईएस्ट डोज है वो अगर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है ओवर ए रेंज ऑफ 1 to 8, रेंज ऑफ pH 1 to 8, तो फिर इसका मतलब है कि वो हाईली सॉल्युबल है। अगर एक पार्टिकल भी जो है वो प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाता है तो फिर इसका मतलब है ड्रग जो होगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, यानी लो सॉल्युबल है। इसी तरह से परमिएबिलिटी की बात करें अगर हम, ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी हाईली परमिएबल व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन 90% ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज, यानी अगर 100 मिलीग्राम डोज दी थी उसमें से 90 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसका मतलब है ड्रग इज हाईली परमिएबल। लेकिन अगर 90% से कम कर 90% या उससे कम करती है तो इसका मतलब है लो परमिएबल ड्रग है। बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये एक और सिस्टम है। एन एक्सटेंशन ऑफ द BCS यानी बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्या कह रहा है? विच सर्व एज ए बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि हमने देखा था ना कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ड्रग सिर्फ मेम्ब्रेन से ही क्रॉस हो। इन डिटरमाइनिंग द ड्रग डिस्पोजिशन एज वेल एज द प्रिडिक्टिंग ड्रग ड्रग इंटरैक्शन इन द इंटेस्टाइन एंड इन द लिवर एंड पोटेंशियली द किडनी एंड द ब्रेन, वहाँ पर ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है, इंटरैक्शन है, उसको भी अंडर कंसिडरेशन रखा गया है कि जिससे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ऑल्दो द टू क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी यूज टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी ये दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम है BCS भी
और ये बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग डिस्पोजिशन क्लासिफिकेशन सिस्टम BDDCS, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी सपोर्ट करते हैं। एंड बोथ हैव द एम, दोनों का मकसद एक ही है, स्पीडिंग, सिंप्लीफाइंग एंड इम्प्रूविंग ड्रग डेवलपमेंट एंड purpose of two classification system is however the purpose of two classification system is very different, but aim जो है दोनों का यही है कि ड्रग की डेवलपमेंट की जाए और उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस किया जाए। थैंक यू वेरी मच।